सक्सेसफुली जो है वो बाद में एलिब्रेट किया गया था, इसी में से जो है वो हमारे पास वेरियस इक्वेशंस वगैरह ड्राइव की गई। एल सेंट्रो जो है वो यहाँ पे हमारे पास एल सेंट्रो पॉइंट था और इसके ऊपर आपके पास जो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन एट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से लेके 2 हर्ट्ज तक हमारे पास जो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन ऑब्जर्व हुई वो 0.349 की वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्व हुई। इसी तरह से थर्ड जो है वो हमारे पास हैचिन हुई, उसकी जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का था 7.5 था, फ्रीक्वेंसी 0.3 से 2.1 हर्ट्ज और पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन हमारे पास जो ऑब्जर्व की गई वो 0.229 जी की वैल्यूज ऑब्जर्व की गई। अब यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर 4 डिफरेंट जो सिंपल ऑसिलेटर्स थे उनके लिए हमने उनके रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स के ऊपर हमने पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस फाइंड आउट की। पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस और इन पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड हम एक प्लॉट कर्व करते हैं। दैट प्लॉट बेसिकली इज नोन एज अ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। नाउ वी हैव अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कि हम रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम किस तरह से बनाते हैं, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अज्यूम करें कि लेट्स सपोज वी हैव 6 जो है वो हमारे पास सिंपल ऑसिलेटर्स हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल ऑसिलेटर्स। y1, y2, y3, y4, y5 एंड 6 जो है वो हमारे पास डिफरेंट पीक डिस्प्लेसमेंट्स को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। T1, T2, T3 एंड T4, T5 अप टू T6 जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं उन तमाम ऑसिलेटर्स की। और ये हमारे पास सिंपल ऑसिलेटर किस तरह से काम करते हैं, ये हमारे पास एक जो ऑसिलेटर है उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड है कि हमारे पास जब एक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही अर्थक्वेक की वेव्स ऑसिलेटर से टकराई तो हमारे पास जो एक्सीलरोग्राम के ऊपर जो रिकॉर्ड मेजर हुआ ये रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ कि y1 एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, पीक डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये पीक डिस्प्लेसमेंट और उसी के रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड जो है वो हमने y1 के लिए कंप्यूट कर लिया। इसी तरह से सेकंड y2 और T2 का हमारे पास सेकंड ऑसिलेटर का ग्राफ होगा, हम उसमें से डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिगर बिलो वी हैव अ पीक ग्राउंड मोशंस, जो पीक ग्राउंड मोशंस की वजह से ये हमारे पास पीक ग्राउंड मोशन डेवलप हुए और ये हमारे पास सिंपल ऑसिलेटर का चार्ट नजर आ रहा है। So for PGAs, peak ground accelerations, we considered various single degree of freedom oscillators with some fixed damping value के इन तमाम के अंदर हमारे पास एक damping की वैल्यू जो है वो fixed है इन तमाम क्राइटेरियाज के अंदर। Let's suppose damping is 5%। इन तमाम जो हमारे पास ऑसिलेटर्स थे इनके अंदर डैम्पिंग की वैल्यू जो है वो 5% कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं, यूजुअली द ऑसिलेटर्स रेंज फॉर अ टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम 0.4 to 4 और समटाइम्स अप टू 6 सेकेंड्स। कि जो मोस्टली आपके जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनके अंदर टाइम पीरियड जो रिकॉर्ड करने की या टाइम पीरियड जो मेजर करने की एबिलिटी होती है या मेजर जो करते हैं मैक्सिमम, तो सम केसेस के अंदर 4 सेकेंड्स या सम केसेस के अंदर वो 6 सेकेंड्स तक जाते हैं 0.4 सेकेंड से लेकर। सो आफ्टर दैट वी यूज सिंपल इक्वेशंस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस कि हम इन ऑसिलेटर्स की वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और उन इक्वेशन से हम जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज वगैरह मेजर करते हैं। So as discussed, the response spectrum is a plot of maximum response of linear single degree of freedom system oscillators। ये हमारे पास मैक्सिमम रेस्पॉन्स है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम रेस्पॉन्स है। अगर मैं एक सिंपल ऑसिलेटर नंबर 1 की बात करता हूँ, ये ऑसिलेटर नंबर 1 का जो है वो हमारे पास एक रेस्पॉन्स है, तो यहाँ से हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो टाइम पीरियड और मैक्सिमम पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन जो है वो वैल्यू मेजर हो जाती है। इसी तरह से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड फॉर गिवन डैम्पिंग, हमें गिवन डैम्पिंग के ऊपर ये तमाम ऑसिलेटर्स जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं। रिस्पॉन्सेज कैन बी आइदर डिस्प्लेसमेंट, कैन बी आइदर वेलोसिटी और कैन बी एन एक्सीलरेशन। तीनों केसेस के अंदर एक्सीलरोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा एक्सीलरोग्राम जो है वो किस फॉर्म के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड करवाता है। सो लेट्स कंसीडर हियर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कि हमारे पास जो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन जब मेजर हुई, जो हमारे पास सिंपल ऑसिलेटर जो हमें वैल्यू दे रहे थे वो पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू दे रहे थे। तो पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर कि कन्वर्ट दीज पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स इनटू पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन। किस तरह से करते हैं, डिटरमाइन पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट एंड कन्वर्ट इनटू एन स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन, जिसको हम SA से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। SA स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन विल बी डिस्प्लेसमेंट इनटू नेचुरल टाइम पीरियड, जो नेचुरल टाइम पीरियड का स्क्वायर, कि हम नेचुरल जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं उसका स्क्वायर करके हम अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाती है।
सो प्लॉट टाइम पीरियड अगेंस्ट स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन, हम एक डायरेक्शन के अंदर जो है हम टाइम पीरियड एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं और स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन हम वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और तमाम ऑसिलेटर्स की जो वैल्यूज है उनको कन्वर्ट करने के बाद हम डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं। किस तरह से प्लॉट करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो एन इजी वे टू आइडियलाइज द स्ट्रक्चर, हम आइडियलाइज स्ट्रक्चर को किस तरह से करते हैं, होल सीरीज ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स ऑसिलेटर एज वी हैव ऑलरेडी जो है वो हमारे पास डिस्कस किया हमने, एट अ गिवन डैम्पिंग इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस तो हमें मैयर हो रही है, यहाँ पे आपने देखा कि हर ऑसिलेटर जो है वो हमें एक टाइम मैयर रिकॉर्ड दे रहा है, टाइम हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन मैयर हो रही है। द पीक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज फ्रॉम ईच ऑसिलेटर आर डिटरमाइंड एंड देन कन्वर्टेड इनटू सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन। सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन बेसिकली वाज द कॉन्सेप्ट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू पीक डिस्प्लेसमेंट, आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन जिसको हम सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो है वो सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाती है। So after that these values or these points are then plotted on the ordinate against the period of the oscillator। हम period of the oscillator का और peak ground acceleration या pseudo spectral acceleration को हम एक plot करते हैं कर्व के अंदर, एक ट्रेंड डेवलप करते हैं। Connecting these points lead to a response spectrum curve for a given damping। उस damping के अंदर आपको जो है एक कर्व डेवलप हो जाएगा जिसको हम स्पेक्ट्रम कर्व कंसीडर करते हैं। So connecting these points again give us a response spectrum curve for a given damping। This curve represents our seismic output। किया हमें complete एक seismic input बता रहा होता है। ओवरऑल हमारा जो seismic के results हैं, seismic का जो कर्व है, seismic का इनपुट है, वो ये हमें कर्व एक ओवरऑल जो है एक इंटेंसिटी डेवलप करके देता है। सो उसके बाद हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, फॉलोइंग द न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। उसके बाद आप सेंट्रल जो है वो डिफरेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, न्यूमार्क्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड भी है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन तमाम मेथड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम यूज करते हैं। अब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हम किस तरह से डेवलप करते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा वापस ले चलूँ इस पिक्चर के ऊपर कि हमारे पास जैसे मैंने बताया कि इस ऑसिलेटर का कंसीडर करो कि ये आपके पास एक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है। इसमें से हमारे पास एक पीक ग्राउंड y1 या ये वाला जो ट्रेंड था फर्स्ट ऑसिलेटर की जो रिजल्ट्स हैं, y1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ मिली और उसके ऊपर जो रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास वैल्यू आई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की और ओमेगा स्क्वायर जो हम टाइम पीरियड नेचुरल फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड था उसके स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन आ गई। स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड आप ले जाओगे, दोनों वैल्यूज जो है इस कर्व के अंदर आपने प्लॉट कर दी है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि जो फर्स्ट ऑसिलेटर था उसने स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू दी विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। इसी तरह से सेकंड ऑसिलेटर की जो स्पेक्ट्रल ऑसिलेशन थी या सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन रेस्पॉन्स हमारे पास आ गया विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड, हमने यहाँ पे शो करा दिया दिस पॉइंट। थर्ड केस के अंदर हमारे पास थर्ड ऑसिलेटर की तरफ से सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू आई और थर्ड हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। फोर्थ टाइम पीरियड एंड सूडो एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम एक्सीलरेशन जो हमारे पास स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। फिफ्थ स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। सिक्स्थ स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। अब हमने क्या करना है, इन तमाम पॉइंट्स को मर्ज कर लेना है। ये आपकी पॉइंट कनेक्ट कर लो यहाँ से लेके ये आपकी पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गई। दिस कर्व बेसिकली इज नोन एज अ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल सेंट्रो अर्थक्वेक जो है ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल यूज होने वाला, या आपका जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट था वो इसी एल सेंट्रो अर्थक्वेक के डेटा से ही मेजर किया गया था। तो एल सेंट्रो का जो अर्थक्वेक या एक्सीलरेशन टाइम हिस्ट्री ऑफ एल सेंट्रो अर्थक्वेक हमारे पास ये कंप्लीट एक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड एक्सीलरेशन टाइम हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हैं। जब इससे अंदर से हमने डिफरेंट ऑसिलेटर्स की पीक वैल्यूज को चूज करके हमने जब स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व बनाया तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व डेवलप हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व था एल सेंट्रो अर्थक्वेक के लिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक अर्थक्वेक के लिए। उसके बाद एक जो कोड्स थे स्टैंडर्ड्स थे उन्होंने क्या कहा कि भाई आप एक स्पेक्ट्रल अर्थक्वेक के लिए जब आपके पास स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो चार्ट आया, अगर आप यहाँ से ले जाके एक फ्रीक्वेंसी एक एवरेज वैल्यू ले लो,
यहाँ पे आप नॉर्मल स्ट्रेट ले आओ और यहाँ पे आप एक एवरेज स्मूथ कर्व डेवलप कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे एक स्मूथ लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपका जो अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रल जो स्मूथ स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स कर्व, ये आप पूरे सेक्शन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तमाम डेटा में से हमने एक स्मूथ कर्व स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स बनाया गया, जो कि आपका स्पेक्ट्रल सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन के अंदर विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स हमारे पास दूसरे एक्सिस के ऊपर थे, और यहाँ पे जब आपके कर्व के वैल्यूज जो मिक्सचर था, इरेगुलर वैल्यूज थे, उनको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर या स्मूथ फॉर्म के अंदर रखा गया, जिसको हम स्मूथ स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कर्व कंसीडर करते हैं, और ये आपके पास एक स्मूथ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व नजर आ रहा है। उसके बाद अनदर एग्जांपल भी है कि यहाँ पे आपके पास पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस हैं, एक और अर्थक्वेक के जिसको हमने नाम दिया हुआ है एज जो इसके पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस डिफरेंट कर्व्स आपस में मिला के, जब डिफरेंट जो आपके ऑसिलेटर्स थे उनका तमाम वैल्यू का कम्युलेटिव आपको यहाँ पे ब्लू लाइन नजर आ रही है। जब हमने टारगेटेड स्टैंड डेवलप किया, टारगेटेड स्पेक्ट्रम स्मूथ कर्व डेवलप किया, तो एवरेज वैल्यूज हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, जिसके अंदर तमाम आपके जो ऑसिलेटर्स के वैल्यू थे वो समहाउ क्लोजर टू द टारगेटेड स्पेक्ट्रम हमारे पास जो ट्रेंड डेवलप हुआ ये आपको नजर आ रहा है रेड लाइन के अंदर। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास पी ग्राउंड एक्सीलरेशंस वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं, तो आपका जो स्पेक्ट्रम रिस्पांस है वो आपका ओवरऑल स्पेक्ट्रल रिस्पांस ब्लू लाइन में नजर आ रहा है। जब हमने उसको एक स्मूथ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये स्मूथ लाइन आपकी जो है वो एक टारगेटेड स्पेक्ट्रम रिस्पांस जो है वो हमें डेवलप कर रहा है, जो कि एक्चुअली हमने रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस के अंदर हम यूज करते हैं। सो नाउ वी हैव अ रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होती है? अब response spectrum analysis calculates the maximum response values in each mode of the structure। कि जब आपने डिफरेंट मोड्स की बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ रहे